के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। आई थिंक 4 एग्जांपल्स हमने किए थे। नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ वन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट quadrilateral obtained by joining midpoints of sides in order will be a parallelogram। यानी कि मतलब इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया ABCD, ठीक है। ये मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से इसका मिड पॉइंट हो गया M1, इसका मिड पॉइंट हो गया M2, इसका मिड पॉइंट हो गया M3 और इसका मिड पॉइंट हो गया M4। सही है। इनको हमने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर दिया हमने। अभी तो इस क्वेश्चन में तो क्या बोला है, फर्स्ट में quadrilateral obtained by joining midpoints of the side in order, this will be a parallelogram। तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये बताना, ठीक है। तो चलिए इसका A का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं A, B का मान लिया हमने B, इसका पोजीशन वेक्टर C और इसका लेट्स से D। तो M1 इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा भाई? ये तो मिड पॉइंट है ना बच्चों, इतना ही होगा। यस सर। और M2 कितना हो जाएगा? M2 दिस विल बी B प्लस C बाय 2, इतना ही होगा। M3 का पोजीशन वेक्टर दिस विल बी वेक्टर C प्लस वेक्टर D बाय 2 एंड M4 दिस विल बी वेक्टर, कितना हो जाएगा आपका ये B by 2 प्लस A बाय 2, ठीक है। इतना हो जाएगा। क्यों भाई, ये चीज समझ में आ गई? अब पैरेललोग्राम शो करना है, पैरेललोग्राम शो करना है इसको M1 M2 M3 M4 को। तो यहां से क्या करो आप, ये वाला वेक्टर निकालो M1 M2, वेक्टर M1 M2, ये वेक्टर निकाल लो। ये कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, ये कितना हो जाएगा बेटा? B से B कैंसिल हो गया, C माइनस A, इतना आ गया है ना। सही है। कितना आ जाएगा ये आपका? C माइनस A बाय 2, बताओ सही है ना। यस सर। M2 के पोजीशन वेक्टर में से M1 का पोजीशन वेक्टर माइनस किया तो B/2 तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ तक सही है? यस सर। अब आप ये निकालो M3 M4, ठीक है। मतलब ये ले रहे हैं हम अगर यहाँ पर, तो दिस इसका ये होगा, तो M3 M4 तो पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 A minus पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? ये D से D तो कैंसिल, ये भी इतना ही आ जाएगा, A minus C by 2, सेम ही आ रहा है। क्यों भाई, है ना। यानी कि M1 M2 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू M3 M4 पोजीशन वेक्टर, ये आ गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि M1 M2 M3 M4 पैरेललोग्राम हो गया। बस सिमिलरली ऐसे ये भी हो जाएगा M2 M3 M4 M1, ये भी इक्वली आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो M1 M2 M3 M4 ये क्या हो गया आपका? ये वेक्टर भी इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बॉस, है ना। हाँ फिर ठीक है। मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो पैरेललोग्राम ही होगा, है ना। तो इस अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम हमारा प्रूव हो गया। क्यों भाई बच्चों, बोलो समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसमें अब सेकंड पार्ट आता है भाई, कोई क्वाड्रिलेटरल है,
तो लाइन joining midpoints of opposite side will bisect each other. सेकंड इसमें जो आता है आपका ये लिखा जा रहा है सेकंड लाइन joining opposite midpoints of opposite sides, मतलब ये जैसे M1 M3 इन दोनों को ज्वाइन किया, M2 और M4 को ज्वाइन किया, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट भी P। तो ऑफ कोर्स अब हमने क्या ये तो प्रूव कर ही दिया ना कि M1 M2 M3 M1 M2 M3 M4 पैरेललोग्राम है। Yes, sir. बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, Bisect करती हैं. है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम बाय प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको। तो सेकंड पार्ट पहले हमने लिख लिया कि वी हैव टू प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग midpoints of opposite sides are will bisect each other या फिर are bisected, लिख लो will bisect each other, will bisect each other। रीजन क्या दिया इसका हमने, since M1 M2 M3 M4 is a parallelogram, so therefore diagonals M1 M3 यही होंगे diagonals M1 M3 M2 and M2 M4 will bisect each other, ठीक है, bisects each other। ये तो बाय प्रॉपर्टी बता दिया हमने, ठीक है। तीसरा पार्ट इसमें है इफ लाइन joining midpoints of opposite sides intersects at let's say any point G, then we have to prove that 4 times OG is equals to summation OA, ये प्रूव करना है, ठीक है। If the line joining midpoints of opposite side intersects at G, तो ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो इधर जैसे M1 और M2 का पोजीशन वेक्टर तो हमें पता है, अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, अब ये P की जगह G बोला हुआ है, ठीक है, यानी G क्या है, M1 और M2 का मिड पॉइंट है ना बच्चों, क्यों, यानी G क्या है, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ M1 एंड किसका हो जाएगा, M1 एंड M3 ले लेते हैं, M1 एंड M3, सही है। हाँ जी, कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फिर इसके, मतलब OG वेक्टर कितना बन जाएगा, जल्दी बोलो भाई, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों वेक्टर को M1 तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, है ना, बाय 4, इतना हो जाएगा। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 4 टाइम्स पोजीशन वेक्टर G इज इक्वल टू, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों भाई बच्चों, लिख सकते हैं नहीं, हेंस प्रूफ, बोलो जल्दी, समझ में आ गया। Yes, sir. अब सचिन साहिल, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है सर। कौन करो ना, समझ में आया नहीं आया ये बताओ। आ गए सर। Yes, sir. चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, let 2 out of 3 any 3 vectors
any three vectors, let's say A, B, C are non-collinear, are non-collinear। ये तीन वेक्टर्स हैं, तीनों नॉन कॉलिनियर, ठीक है। एंड इनमें से दो, कोई भी दो क्या है, नॉन कॉलिनियर है। गॉट इट। एंड इफ vector A plus 2 vector B is collinear with let's say vector C, and vector B plus 3 vector C is collinear with let's say vector A, then find vector A plus 2 vector B in terms of C, in terms of vector C। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बोर्ड में आ जाते हैं, एनडीए वगैरह में भी आ सकते हैं, कोई है ना, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला है कि a प्लस 2b वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये इसके साथ कॉलिनियर है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 वेक्टर b इज इक्वल टू लेट्स से लैम्डा c। क्यों भाई? और ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज कॉलिनियर विद वेक्टर a, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c इज इक्वल टू लेट्स से म्यू टाइम्स वेक्टर a। क्यों भाई बच्चों, बोलो यस और नो। यस सर। लिख सकते हैं ना। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। एक काम करते हैं, इसको हम 2 से इंटू करते हैं और उसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब 2 से इंटू करेंगे, ये भी 2b हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 6c। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा वेक्टर c माइनस 6 म्यू वेक्टर a। ये सही है क्या? हाँ, नॉट 6 2, है ना। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गया। अब सिंस यहाँ पर क्या बोला था, any two of these three vectors are non collinear। अगर नॉन कॉलिनियर है तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कितना है, -2 म्यू, ये तो हो जाएगा 1। एंड यहाँ पर c का कोफिशिएंट है -6 और यहाँ पर है लैम्डा, यानी लैम्डा हो जाएगा -6। ये चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ये वाला जो वेक्टर है, दिस वन a प्लस 2b, इसको हमें वेक्टर c की टर्म में लिखना है। तो बस यहाँ पे आप क्या करो, लैम्डा की वैल्यू रख दो। देयरफॉर जो आंसर है आपका वो हो जाएगा a प्लस 2b वेक्टर इक्वल्स टू -6 वेक्टर c। क्यों भाई बच्चों, बोलो, समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस और नो। अभी साहिल, अनुभव, यस सर। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ABCD is a parallelogram and two points P and Q, ये दो पॉइंट्स ले लिए हमने, divides BC and DC in the ratio 2:3 and 1:4 respectively. Then find the ratio in which AC divides PQ, ठीक है।
तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये बोला जा रहा है वी हैव अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फिर दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स हमने ले लिए P एंड Q। लेट से यहाँ पे ले लिया हमने एक पॉइंट P और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने Q, ठीक है। P जो है वो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है BC को, और जो Q है वो 1:4 में डिवाइड करता है। सही है भाई, इतना समझ में आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है इतना, ये कितना हो जाएगा 2/5, यानी टोटल ऑफ रेशियो 2 + 3, नीचे 5 ऑफ टोटल, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है और इसका D, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो जी यहाँ पर अगर हमें, आप ये देखो ये हो गया, और इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैसे लिख सकते हैं 1/5, 1/5, 1/5 ऑफ वेक्टर ये। अच्छा मान लो जैसे ये वाला वेक्टर B है आपका, ये B है, तो ये भी B होगा, है ना? क्यों Yes, sir. समझ में आ रहा है? अच्छा इसको आप COD रहने दो, इसको COD रहने दो, ठीक है। ये वेक्टर A है, ये B है, तो ये भी B होगा, ठीक है। ओके, अब आप इसको ऐसे देखो, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 ऑफ इसका CD, इसका, है ना? और CD किसके इक्वल है? A के इक्वल, मतलब लिख सकते हैं इसको ऐसे A। एक मिनट, इसको हमने मतलब हमारे फिगर के हिसाब से, इसको तो हमने ओरिजिन लिया है, इसको B लिया, तो ये भी B होगा, इसको B कर लो, तो यानी ये 1/5 टाइम्स B कह सकते हैं। और चलिए हम इसको तो हम D मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, यानी कि दिस वेक्टर विल बी D। भाई जो हमने फिगर बनाया उसके हिसाब से बात कर रहे हैं भाई। अगर हमने इसको ओरिजिन लिया, इसको हम कह रहे हैं कि B का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिस, तो AB वेक्टर क्या होगा? यही तो होगा B। समझ में आ रहा है? इसको हटाओ, और यहाँ से अगर ये वाला D है तो ये BC भी D होगा, यानी ये 2/5 टाइम्स D लिखा जाएगा। समझ में आ गया? और जो C का पोजीशन वेक्टर है वो कैसे लिखा जाएगा? C का पोजीशन वेक्टर, इसको ज्वाइन करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? भाई A से लेके C तक जा रहे हैं, रास्ते में जितने भी वेक्टर आ रहे हैं उनको ऐड कर लो। पहले तो B आया है, फिर BC यानी कि पूरा वेक्टर D। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो लाइन है PQ, then find the ratio in which the AC is divided by the line PQ। तो मान लिया कि ये जो लाइन है PQ AC को λ/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। हाँ जी, वो तो हमने लेट कर लिया, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए 1:λ में करता है, और ये इसमें, और इस वाले रेशियो को हमने मान लिया μ/1। इतना सही है? तो हमें बेसिकली अब म्यू और मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो क्या करें? आप तो जैसे भाई ये तो हो गया आपका रेशियो 1:λ। अगर Q और P के पोजीशन वेक्टर पता चल जाए तो देन वी कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। क्यों भाई? P और Q के पोजीशन वेक्टर अगर हम पता कर लें तो उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ भाई बोलो। Yes, sir. तो चलिए अब
पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है, पी का पोजीशन वेक्टर बताओ कैसे लिखें। मतलब ए से पी तक जा रहे हैं, रास्ते में जितने भी वेक्टर आएंगे सबको ऐड कर लो। तो पहले तो बी आ गया है ना, फिर प्लस बी से लेके पी तक ये हो जाएगा 2/5 टाइम्स वेक्टर डी। क्यों भाई, समझ में आ गया। क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो ए से लेके क्यू तक जा रहे हो, रास्ते में जितने भी वेक्टर आ रहे हैं सबको ऐड कर। तो पहले डी आया, सेम डायरेक्शन में आया, फिर आपका ये वाला आया b/1/5 टाइम्स वेक्टर बी। सही है, ये वेक्टर है यहाँ। हाँ भाई समझ में आ गया। बोलो। यस सर। लेट से ये वाला पॉइंट आपका कुछ मान लेते हैं इसको, चलो के मान लिए, ठीक है। तो अब के पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे जाएंगे, के पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे जाएंगे, इसकी तरफ से देखो, ए और सी की तरफ से। तो 1 जाएगा, म्यू जाएगा आपका वेक्टर सी के पास, है ना। सो म्यू बी प्लस डी, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। फिर 1 जाएगा आपका ओरिजिन के पास, प्लस 1 इंटू नल वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। ये चीज समझ में आ गई। ऑल्सो जो आपका के है ऐसे भी निकल सकता है पी क्यू की तरफ से, है ना। तो 1 जाएगा आपका पी वाले पोजीशन वेक्टर की तरफ, यानी 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर कितना लिखा था, बी प्लस दिस। सो बी प्लस 2/5 वेक्टर डी, देन प्लस लैम्डा क्यू का पोजीशन वेक्टर कितना लिखा था, डी प्लस 1/5 वेक्टर बी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ये भी किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट के का। क्यों मेरे बच्चों, बोलो सही है यहाँ तक। हाँ जी भाई, के का पोजीशन वेक्टर ना दोनों तरफ से निकाल दिया, एसी की तरफ से और पीक्यू की तरफ से। जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है सर। अब दोनों को आप इक्वेट कर लो, दोनों को इक्वेट कर लो। अब सिंस ये लिख सकते हो, सिंस बी एंड डी, ये दोनों वेक्टर जो हैं बी एंड डी आर नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर है, अगर नॉन कॉलिनियर है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। यानी बी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उनको इक्वल रख लिया, डी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उन दोनों को इक्वल रख लिया। सही है, मतलब इस वाले को और इस वाले को इक्वल रख रहे हैं। मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमने यहाँ से निकाला डेट इज म्यू बी प्लस डी, ठीक है, इतना आ गया, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 एंड प्लस यहाँ कुछ था ही नहीं, 1 इंटू नल वेक्टर था लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू ये वाला, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर 2/5 वेक्टर डी प्लस लैम्डा वेक्टर डी प्लस 1/5 वेक्टर बी डिवाइडेड ओवर, अच्छा यहाँ पर म्यू प्लस 1 आएगा इस साइड, तो है ना, यहाँ तो आएगा आपका म्यू प्लस 1, यहाँ लैम्डा प्लस 1, इधर भी ऐसे किया। हाँ सही है। अब फिर हमने क्या बोला कि बी एंड डी तो क्या है, वो तो नॉन कॉलिनियर है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये है कि बी का यहाँ पर देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पर कोफिशिएंट क्या आएगा, बी का म्यू ओवर म्यू प्लस 1, है ना। और राइट साइड में देखो बी का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक तो यहाँ से तो 1 आ गया और यहाँ से λ/5 आ गया, है ना, यानी 1 प्लस λ/5 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1। सही है भाई, ये किसका कोफिशिएंट हो गया, बी का। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी एंड कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर डी, इसके भी कोफिशिएंट ले लो। लेफ्ट साइड में कितने हैं भाई, म्यू ओवर म्यू प्लस 1, राइट साइड में देख लो, यहाँ से तो आ गया 2/5, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया आपका प्लस लैम्डा।
ओवर लैम्डा प्लस 1। गॉट इट। अब इन दोनों को देखो आप, म्यू प्लस इस वाले को देखो, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना था भाई, ये लैम्डा ओवर 5 प्लस 1 ओवर लैम्डा प्लस 1, और इधर आया था हमारे पास लैम्डा प्लस 2/5 ओवर लैम्डा प्लस 1। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। वी गेट लैम्डा बाय 5 प्लस 1 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 2/5। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, 1 माइनस 2/5 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 5, that is 3/5 equals to, we get 4 lambda by 5। ये भी कैंसिल, लैम्डा आ गया 3/4, 3/4, यानी कि हमारा आंसर क्या है, 3:4। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, यस सर। ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, इजी था। बस हमने क्या करा, पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर बनाए, फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाया। गॉट इट। भाई किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं फिर हम आगे चलते हैं। है क्या कोई डाउट? नो सर। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक हेक्सागन लेते हैं। इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, एक ये रेगुलर हेक्सागन है, वेयर m is the midpoint, m is the midpoint of DE, n is the midpoint, n is the midpoint of AM का, and let's say P is midpoint of BC. ठीक। Now if question is, if NP vector is equals to lambda AB vector plus mu times AF vector, then lambda and mu इनकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, चलो पहले तो हम फिगर बनाते हैं। एक हेक्सागन बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, यहां तक सही है भाई? सही है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने बी ले लिया, इसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं। ठीक है, ये बी हो गया, इसको हम सी कह रहे हैं। तो अगर ये बी है बेटा तो ये भी बी होगा, रेगुलर हेक्सागन है। सही है, ये वाला सी है बी सी, तो ये भी सेम डायरेक्शन में आपका सी होगा। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। इसके पोजीशन वेक्टर को हमने एफ ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डीई, डीई का मिड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से दिस इज एम, दिस पॉइंट इज एम, तो इसको हमने ए से ज्वाइन किया। ठीक है, फिर उसने बोला एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम, यहाँ पर कहीं एन है आपका, दिस इज एन, ए एम का मिड पॉइंट है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहाँ पर कहीं हमने पी ले लिया, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फिर NP वेक्टर, वी हैव टू फाइंड NP वेक्टर, ये वाला वेक्टर हमें निकालना है। तो ये कुछ इस टर्म में लिखा जाना चाहिए, लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स AF वेक्टर। सही है, क्यों भाई बच्चों? तो ये तो है इस क्वेश्चन का मतलब। तो ठीक है, पहले तो आप M के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, मतलब कोऑर्डिनेट्स नहीं, M का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। हाँ जी, ए से लेके एम तक जा रहे हैं, रास्ते में जितने भी
वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सबको ऐड कर लो। पहले एफ आया, एफ वेक्टर, फिर उसके बाद सी वेक्टर आया ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ, यानी कि प्लस b/2। सही है भाई? हाँ जी बच्चों। अब आप n के पोजीशन वेक्टर निकाल लो। n तो a और m का मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ ही करना है बस, और कुछ नहीं। दिस इज हाफ f वेक्टर वेक्टर c प्लस वेक्टर b/2। यहां तक समझ में आ गया? क्यों भाई? नाउ AP वेक्टर लिखते हैं हम। AP वेक्टर AP, ये कैसे लिखा जाएगा? रास्ते में एक तो ये B आया, A से लेके P तक जा रहे हैं, तो पहले B आया, A से P जा रहे हैं बच्चों, पहले रास्ते में B आएगा, फिर C। ये पूरा वेक्टर यहाँ तक, ये क्या है C, तो इसका हाफ कर लो, प्लस c/2। हाफ क्यों किया है? बिकॉज P जो है मिड पॉइंट है BC का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ NP लिखने का क्या मतलब है? नाउ NP ये वाला वेक्टर, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ P, है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ N, यही तो मतलब होता है। हाँ जी बच्चों। तो B प्लस c/2, तो B प्लस c/2 माइनस कर रहे हैं यहां से, ये हो जाएगा कितना आपका f/2 माइनस c/2 माइनस b/2 माइनस b/2। सही है भाई? ये वाला आपका कैंसिल हो गया, समझ में आ गया? अब b के लिए, अच्छा ये हो जाएगा यहाँ पे 4, सो वी विल गेट 3/4 वेक्टर b एंड माइनस हाफ टाइम्स f। वेक्टर b का मतलब है वेक्टर ab, और f का मतलब है आपका af, वेक्टर af। तो np वेक्टर बच्चे ऐसे लिखा गया। तो जो क्वेश्चन दिया था वहां पे 3/4 की जगह लैम्डा लिखा हुआ, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया? लैम्डा हो गया 3/4 एंड म्यू कितना आ गया यहाँ पर? माइनस हाफ। कंपेयर कर दिया, तो बस यही आंसर है। बताओ बच्चों, आया समझ में? रिस्पॉन्स भाई जल्दी। हाँ भाई अनुज, सचिन, साहिल, विशाल, यस सर, आ गए। कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर। अच्छा देखो, ये वाले क्वेश्चन मतलब ऐसे एनडीए में तो नहीं आते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है, बट फिर भी वेक्टर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, कर लिए हम। मेन से एडवांस में तो आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, उसमें तो आ सकते हैं। अच्छा इधर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब बोर्ड के लिए नहीं है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये तो सिर्फ कंपटीशन के लिए ही है। एनडीए में आ सकता है, जेई मेंस एडवांस में आ सकता है। टेट्राहेड्रन समझने के लिए पहले समझना होगा पिरामिड, ठीक है। पिरामिड कोई बता सकता है पिरामिड क्या होता है? पिरामिड की जो स्लांट फेसेस होते हैं वो ट्रायंगल होती है। पिरामिड विल हैव slant faces as triangles, ठीक है। अब ऐसा है, मान लो कि आप कोई भी एक बेस ले लो, ये पेंटागन ले लिया, मान लिया ये पेंटागन ले लिया, कोई भी बेस ले लिया हमने, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये तो हो गया एक प्लेन पे, मतलब एक बेस ले लिया। फिर आप क्या करो, हवा में एक पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, मान लो यहाँ ले लिया हवा में, यहाँ पे हवा में एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से आप ये सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, इस पॉइंट से इस सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो।
तो ये पॉइंट हम इधर ले लेते भाई, लाइक दिस, ये ले लिया। तो एक तो ये ज्वाइन कर दिया, ए के साथ ज्वाइन कर दिया, बी के साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ ज्वाइन कर दिया और डी के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये जो फिगर बनेगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, दिस इज कॉल्ड पिरामिड। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ए एम ई ये एक ट्राइंगल है, ए एम बी ये भी ट्राइंगल है, बी एम सी ये भी ट्राइंगल है, सी एम डी ये भी ट्राइंगल है, डी एम ई ये भी ट्राइंगल है। यानी इसकी जो स्लैंट फेसेस है, दीज आर फेसेस, ये कैसे हैं, ट्राइंगल्स है। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है पिरामिड में। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. अब जो टेट्राहेड्रन है, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ पिरामिड। ठीक है, पिरामिड, अगर यहाँ पे हमने क्या बोला, पिरामिड में बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बेस ट्राइंगल है तो फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रन। ठीक है, सो पिरामिड with base as regular triangle से बोलने का मतलब है कि साइड्स बराबर ही होना। ठीक है, रेगुलर बेस या ट्राइंगल is called tetrahedron, ठीक है, लाइक ए, अब की बार ये बेस हो गई ए बी सी। ठीक है, यहाँ हवा में हमने कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स से एम। अब इन पॉइंट्स इनको ज्वाइन कर दो एक। ठीक है, इन पॉइंट्स को जो वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को, तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी। अब टेट्राहेड्रन में ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, देख के बताओ इसमें कितने वर्टेक्स हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 4। नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेस है इसमें, वो भी 4 है ना? क्यों भाई? नंबर ऑफ फेसेस भी 4 है, एक तो बेस हो गया और 3 साइड में हो गए, एक तो बेस हो गया और 3 साइड में हो गए, 4। नंबर ऑफ एजेस, कितनी एजेस है इसमें, कितनी एज होंगे इसमें? हाँ जी, एक देखो, ए एम बी एम सी एम, 3 तो ये साइड वाली हो गई और 3 बेस में हो गई, टोटल 6 है। क्यों, समझ में आ गया ना भाई? ऐसे देखो, ये 1 2 3, 3 तो ये साइड में हो गई और ये बेस में जब ज्वाइन करोगे इन वर्टेक्स को, 3 ये हो जाएंगी। आगे समझ में? 4th पॉइंट, वर्टेक्स अभी हमने क्या बनाया था, ये यहाँ पे ऊपर कोई पॉइंट लिया था, ये बेस थी हमारी ए बी सी, हवा में पॉइंट लिया एम, इनको हमने ज्वाइन किया, ये हमारा टेट्राहेड्रन बना। फिर अब क्या बोल रहा हूं मैं कि वर्टेक्स एम एंड फेस, इसके अपोजिट वाला जो फेस है, एंड फेस ए बी सी, एंड फेस ए बी सी आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट पेयर। कई बार क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे लिखा होता है अपोजिट पेयर, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप पॉइंट, जैसे यहाँ पे यू कैन सी कि टेट्राहेड्रन में 4 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ले रहे हो तो इसके अपोजिट वाला जो फेस होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अपोजिट पेयर। ठीक है, एंड जैसे मान लो ये ए एम ले लिया हमने, ए एम, ये एक एज हो गई, ए एम को छोड़ के 2 वर्टेक्स बचे, इनको जो ज्वाइन कर रही है एक एज ये हो गई बी सी, ए एम एंड बी सी।
इनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, गॉट इट। हाँ जी बच्चों, ये सही है। अच्छा अब आप ऐसे देखो तीसरे पॉइंट में, जैसे ये वाला फेस है ए बी सी, ए बी सी कोई फेस है, मान लो इसका यहाँ पे ये इस फेस का ये ट्राइंगल है, तो ये इसका सेंट्रोइड है, ठीक है, ये इसका इस वाले फेस का क्या है, सेंट्रोइड है, इस वाले फेस का, गॉट इट। तो जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चा, जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ऐसे करके तीन फेसेस, चार फेसेस हैं तो इसको G1 बोल देते हैं, चलो G1, इसके दिस विल बी, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका ये जो वेक्टर बनेगा दिस विल बी B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D बाई 3, इसको ध्यान में रखो, ठीक है, मेमोराइज। भाई हर एक फेस का चार फेसेस है ना, यानी कि चार ट्राइंगल है, हर एक फेस का अपना अपना सेंट्रोइड होगा, तो इस वाले फेस के लिए हम ए बी सी के लिए जो सेंट्रोइड यूज कर रहे हैं उसको हम G1 बोल रहे हैं, तो ऐसे G1 G2 G3 G4 चार होंगे हर एक फेस के लिए, क्यों भाई, समझ में आ गया? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें फोर्थ, मान लो इसको हमने ऐसे लिए बी सी डी, और यहाँ हवा में एक पॉइंट लिया ए, फिर इसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ये पिरामिड बन गया हमारा, सही है, इसको सही से बना लो। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, जो बेस है हमारी है बी सी डी, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे इसका ये इसका सेंट्रोइड है G1, अब इस बेस को छोड़ के जो ऊपर एक पॉइंट लटक रहा है जो हमने हवा में लेट किया था, इसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है के, ए G1 के ऊपर एक पॉइंट है के, ठीक है, अब G1 का अभी हमने बताया था पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर B प्लस सी, B प्लस सी प्लस डी बाय 3, गॉट इट, समझ में आ गया, ये लिखेंगे। नाउ अब यहाँ पर मान लिया कि जो पॉइंट के है ये इसको λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है, λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है, λ/1 ले लिया, ठीक है, क्यों भाई, समझ में आ गया, तो सही से लिख देते यस सर। λ/1, ये लैम्डा बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, तो अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, तो लैम्डा जाएगा G1 के पास, यानी लैम्डा टाइम्स B प्लस सी प्लस डी बाय 3, और ये 1 जाएगा A के पास, इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये K का पोजीशन वेक्टर है, सही है। नाउ अब अगर मैं सिमेट्री चाहता हूँ इसमें, है ना, फॉर सिमेट्री, तो फॉर सिमेट्री लैम्डा को रख लेते हैं 3, तो 3 ABC में सिमेट्री चाहते हैं तो लैम्डा को 3 होना पड़ेगा, क्योंकि A के साथ तो 1 ही है यहाँ पर, तो 3 से 3 कैंसिल, और ये आ गया आपका फिर A प्लस B प्लस C प्लस D ओवर 3 प्लस 1 वी गेट 4, ये इतना आ गया, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन,
याद रखना भाई इसको, एनडीए में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स आपको दे दिए जाएंगे और उसका सेंटर पूछा जाएगा, तो कुछ नहीं है, चारों पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 4 से डिवाइड कर। गॉट इट? यस सर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपका के डिवाइड्स AG1, दैट इज K divides AG1 इन कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1। सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। गॉट इट? तो इसी तरह से ये तो अभी हमने एक फेस के लिए किया है। अब अगर मान लो मैंने ये वाला फेस उठा लिया ACD, इसके सेंट्रोइड को G2 बोल देंगे, है ना? समझ में आ रहा है? फिर हम उसको B से ज्वाइन करेंगे, तो फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, नोट कर लो इसको, AG1 BG2 CG3 एंड DG4, ये 4 होंगे इसी तरह से। यस सर। These are concurrent, ये सब कॉन्करेंट होंगी। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। समझ में आ रहा है? और कौन से पॉइंट पे कट करेंगे? इस के पर ही कट करेंगे। और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी विल बी, जो अभी हमने निकाला, A + B + C + D/4। सही है भाई? तो ध्यान में रखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, जैसे चलो ये ट्रायंगल बेस हो गया BCD, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया हवा में, इसको ज्वाइन किया, ये ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली AB, इस एज पर एक हमने मिड पॉइंट लिया, लेट से M1, और इसका जो अपोजिट, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो अपोजिट पेयर ऑफ एजेस पर मिड पॉइंट ले लो, तो AB पर मिड पॉइंट ले लिया और इस पर ले लिया, फिर इनको हम ज्वाइन करेंगे, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दिस, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट वो निकालना चाह रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ दिस M1 M2। तो M1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे भाई? दिस विल बी A + B/2, है ना? और M2 के कितने हो जाएंगे? C + D/2, इतने तो होंगे। तो M का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर लो, डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि ये हो जाएगा A + B + C + D/4, है ना? समझ में आ रहा है? बट ये तो बेटा जो अभी हमने K का पोजीशन वेक्टर निकाला था सेम ही है ना? क्यों भाई? दैट इज, ये पॉइंट M और K ये तो बराबर ही है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, अच्छा ऐसी कितनी लाइन्स बनेगी? जैसे मैंने ये M1 और M2 ज्वाइन करी, एक लाइन तो ये हो गई, और एक यहां से भी तो बन सकती है। अगर मैं एक मिड पॉइंट BC पे ले लूं, दूसरा AD पे ले लूं, एक लाइन यस सर। बन जाएगी। एक मिड पॉइंट मैं AC पे ले लूं और एक मिड पॉइंट आपका BD पे ले लूं, एक लाइन यहां से बन जाएगी, है ना? 3 बने सर। तो 3 बनेगी टोटल। तो लाइन 3 सच लाइन, तो 3 लाइन होंगी ऐसी, 3 सच लाइन्स joining midpoints of opposite edges will pass through कौन से पॉइंट से? K से। ठीक है, and is bisected by it, सही है? समझ में आ गया? यस सर। तो टेट्राहेड्रन में इतना ही है खाली।
एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट G is center, let G is center of tetrahedron ABCD, then prove that summation GA equals to null vector। ये null vector शो करना है। मतलब समेशन जी ए बोलने का क्या मतलब है, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी प्लस जी डी, 4 बार है ना। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, है ना। तो ए समेशन ओ ए माइनस समेशन ओ जी, ठीक है, समझ में आ गई है। यानी कि यहाँ पर ओ ए, ये बताओ अभी जैसे हमने बताया था कि सेंट्रॉइड ये क्या है, ओ ए। सेंट्रॉइड के लिए क्या लिखा था हमने, एक पॉइंट था ना कि सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, ये लिखा था ना ऐसे के, उसको ये कह रहा है जी है। तो जी के लिए अभी हमने लिखा था दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि समेशन ओ ए बोलने का क्या मतलब है, ये 4 ऊपर चला गया, यानी कि 4 टाइम्स ओ जी हो गया, है ना। और ये भी चारों फेसेस के लिए ओजी प्लस ओजी प्लस ओजी प्लस ओजी, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा समेशन हटने के बाद। ये कैंसिल हो गया, वी गेट नल वेक्टर। क्यों भाई, यहाँ से जब हमने समेशन हटाया तो ये 4 बार ही लिखा होगा ना चारों फेसेस के लिए। यस सर। तो इसको हमने 4 टाइम्स ओजी लिख दिया, समझ में आ गई। यस सर। तो ये था आपका टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट समय है, अभी कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट, फिर कल से हम डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है पैरेलल ओपाइट, पैरेलल ओपाइट, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिज्म पता है आपको क्या होता है, इन प्रिज्म बताओ। प्रिज्म में क्या होता है, जो स्लांट फेसेस होती है, जैसे टेट्राहेड्रन में तो क्या था, जो स्लांट फेसेस थी वो ट्रायंगल थी। प्रिज्म में जो स्लांट फेसेस होती है बच्चे, ये या तो रेक्टेंगुलर होती है या फिर पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। इन प्रिज्म slant faces are rectangular और पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब अब फिर से आप कोई भी बेस ले लो, एक कोई भी बेस आप ले सकते हो। मान लो चलो ये पेंटागन ही ले लिया हमने, ठीक है, ये फेस ले लिया हमने। अब सेम बेस ये हवा में ले लो, कहीं सेम कहीं भी ले लो, यहाँ ले ली मान लो, सेम शेप होनी चाहिए, ठीक है। मान लिया इसको हमने बोल दिया ए बी सी डी ई, इसको हमने बोल दिया A1 B1 C1 D1 E1। अब आप क्या करो, इनको जो इनके क्रॉसपोंडिंग वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो। तो A को ज्वाइन करेंगे हम A1 से, B को B1 से, C को C1 से, D को D1 से, E को E1 से, सही है। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं हम प्रिज्म। समझ में आ गया। हाँ भाई बच्चों, ये क्या है आपका प्रिज्म। इसमें बेस एंड टॉप अभी जो हमने एग्जांपल लिया है, हम ये तो पेंटागन लिया है ना,
पेंटागन, बेस एंड टॉप क्या है? पेंटागन। और स्लैंट फेसेस कैसे हैं इसमें? स्लैंट फेसेस पैरेललोग्राम है ना। प्रिज्म में हमने बोला है बेस एंड टॉप कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पेंटागन ही रहेंगे, कोई भी बेस हो सकता है। बेस एंड टॉप मतलब सेम ही रहेंगे, बेस आप कुछ भी लो। अब जो पैरेलल और पाइप्ड है बच्चे, वो प्रिज्म का स्पेशल केस है। उसमें बेस एंड टॉप क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं, बाकी सेम कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? यस सर। पैरेललोग्राम, पैरेलल पाइप में क्या है? पैरेलल और पाइप्ड, इसको रब करते हैं। पैरेलल और पाइप इज अ प्रिज्म, ये प्रिज्म ही होता है, इज अ प्रिज्म विद बेस एज पैरेललोग्राम। सही है। अब एक पैरेललोग्राम ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लिया हवा में, सेम एज इट इज। अब इनके क्रॉसपोंडिंग वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दो, ठीक है। मान लो ये ए बी सी डी, ये हो जाएगा आपका A1 B1 C1 D1। तो D को हमने D1 से ज्वाइन किया, A को A1 से, C को हमने ज्वाइन किया C1 से, और B को हमने ज्वाइन किया B1 से। सही है, समझ में आ गया भाई? तो ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड पैरेलल और पाइप्ड। यहाँ पर बेस एंड टॉप, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। और जो स्लैंट फेसेस है, स्लैंट फेसेस, ये भी क्या है? पैरेललोग्राम। गॉट इट? समझ में आ गया भाई? यस सर। अब इसमें बात करते हैं, चलो फिर से बना लेते हैं एक बार और। इनको ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा, 3D में मतलब ये तो दिखाई नहीं देगा, मतलब तो इसको हम ऐसे डॉटेड बना सकते हैं। एक तो ये साइड आपको दिखाई नहीं देगी और ये साइड आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसको हमने ऐसे डॉटेड बना लिया। सही है। माना दिस इज A B C D, दिस विल बी A1 B1 C1 D1। गॉट इट? एक बेस हो गया आपका A B C D, दूसरा हो गया A1 B1 C1 D1। अब मुझे बताओ इसमें ये एक पैरेलल और पाइप्ड है, हाँ जी, है ना। यस सर। इसमें कितनी एजेस है? काउंट करके बताओ, कितनी एजेस होंगी? 12 भाई, 4 नीचे 4 ऊपर सर। 4 साइड में, है ना। यस सर। 4 बेस में, 4 टॉप में और 4 साइड में, तो टोटल 12 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो डायगोनल है वो 2 टाइप के डायगोनल होगी, एक तो बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल। केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने। यस सर, सॉलिड स्टेट है। हाँ, तो अगर मैं B D1 इसको ज्वाइन कर दूं या A C1 को ज्वाइन करूं, दीज आर कॉल्ड बॉडी डायगोनल्स, है ना। ऐसी 4 हो जाएंगी। A C1 मतलब ऐसा है, कुछ जिस भी रूम में आप बैठे हो उसका एक कॉर्नर उठाओ फ्लोर की तरफ से, फिर छत की तरफ से दूसरा अपोजिट पेयर कॉर्नर उठा लो, ज्वाइन कर लो, दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, है ना। क्यों भाई? AC1 ये क्या है? इसको डायगोनल। अच्छा, क्वेश्चन में कभी भी डायगोनल वर्ड यूज होता है वेक्टर्स में, तो इट मींस कि बॉडी डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है। यस सर। और मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल भी बोलते हैं इसको, और इसको बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, ठीक है।
कितनी होंगी टोटल ये 4। और फेस डायगोनल, अब ये वाली जो डायगोनल हो गई आपकी, जैसे BC1 BC1 है ना, BC1 एंड B1C ये एक फेस की हो गई आपकी, ये वाला जो हमने फेस उठाया, ये BC B1C1 है ना, इसके अंदर 2 डायगोनल्स आई, एक ये और एक ये। Yes, sir. These are called फेस डायगोनल्स। ठीक है, फेस डायगोनल्स कितनी है बताओ टोटल, टोटल कितनी होंगी 12, sir. भाई? टोटल फेसेस कितने हैं 6, और हर एक 6. फेस में 2 डायगोनल, तो टोटल ये हो जाएंगे आपकी 12 है ना। Yes, sir. टोटल फेसेस 6। तो ये सब आप ऑलरेडी मतलब केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो पता होगा, है ना। हाँ जी सर। चलो एक चीज और इसमें, तो यूनिकली कंस्ट्रक्ट a parallel or piped we require 3 non-coplanar vectors, 3 non-coplanar vectors। ठीक है, मतलब ऐसा है, मतलब 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आपको दे दिए जाए तो हम पैरेलल और पाइप्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो, मतलब मान लो ये हो गया आपका वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, और एक ये बाहर की तरफ चला गया आपका वेक्टर सी। सही है, अब आप देखो ऐसे है, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो पहले तो आप ये पैरेलल नीचे बेस ये कंप्लीट कर लो, यहाँ से पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी ये भी बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। सही है, अब ये जो कॉर्नर पे ये वेक्टर सी लिखा हुआ है, वेक्टर सी, ये तो फ्री वेक्टर है, इसको उठा के चारों कॉर्नर पे रख दो। क्यों? यस सर। चारों कॉर्नर पे रख दिया और फिर इनके जो टॉप है इनको ज्वाइन कर दिया, तो बन गया हमारा एक पैरेलल लो पाइप्ड। तो खाली 3 वेक्टर की हेल्प से हमने पैरेलल और पाइप्ड बना दिया। यस सर, बन गया सर। ठीक है, अब ये जो है, जैसे ये भी ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा, ये बी है ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा आपका, और ये जो साइड वाली एजेस है ये सब सी हो जाएंगी, ये सब सी है। यस सर। है ना, समझ में आ गया भाई? यस सर। ओके गुड। अच्छा बस 5 मिनट और करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को ना, फिर कल से डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करें। कुछ पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखना। वर्टाइसेस जॉइनिंग मेन डायगोनल्स, जैसे जो मेन डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगी उनको हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस। ठीक है, जैसे बना ले यहाँ पे, चलो एक ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज लेट्स से A B C D, दिस इज A1 B1 C1 D1। तो जो डायगोनल जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनेगी ना, वर्टाइसेस जॉइनिंग मेन डायगोनल कह सकते हैं। वर्टाइसेस जॉइनिंग मेन डायगोनल या फिर बॉडी डायगोनल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस, पेयर ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस।
ठीक है भाई, पता होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा गया कि पेयर ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस, अब पेयर ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये भी तो अपोजिट ही है, बी एंड सी वन, बट ये तो फेस में आ रही है ना। जब भी पेयर ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस की बात होगी तो बॉडी डायगोनल वाले वर्टाइसेस की बात होगी। समझ में आ गया? यस सर। फिर पेयर ऑफ अपोजिट एजेस क्या होंगी, कोई बताएगा? पेयर ऑफ अपोजिट एजेस इस वाले फिगर में बताओ, जो मैंने फिगर बनाया इसमें पेयर ऑफ अपोजिट एजेस कौन कौन सी होंगी? देखो, जो ये जो बेस है इसका, मान लो अगर हमने BC लिया, ये वाली एज ली, तो इसके अपोजिट जो होगी वो ये वाली होगी, A1 D1। ठीक है, ऐसी एजेस को हम पेयर ऑफ अपोजिट एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो A1 D1 and BC are called pair of opposite edges, pair of opposite edges। ये सही है? हाँ जी। यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चलो फिर से एक पैरेललोग्राम बनाया हमने, पैरेलल और पाइप्ड बनाया फिर से। ठीक, ये लिया, यहाँ पे फिर से हवा में बना लो। फिर इसको ज्वाइन किया, ये हो गया। ठीक, सही नहीं बना फिगर, फिर से बनाते हैं। मतलब यही बना लिया, चलो। ठीक है, ये हो गया। मान लो दिस इज ABCD। ठीक है, दिस इज A1 B1 C1 D1, ये हो गया। अच्छा, AC वेक्टर ये कैसे लिखा जाएगा? AC1 वेक्टर, AC1 वेक्टर ये कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा? मान लो दिस इज, ये तो हो गया आपका A, और इसको हम बोल रहे हैं B, और मतलब A से जो वेक्टर्स निकाल रहे हैं वो ये 3 वेक्टर्स हैं ABC। ठीक है, नॉन कोप्लानर है, पैरेलल पाइप बना दिया हमने। अब मुझे ये बताओ कि ये जो वेक्टर है AC1 ये कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां से यहां तक जा रहे हो भाई साहब आप, A से यहाँ, अच्छा ए सी। AC1। अच्छा, ये भी आपका B हो जाएगा। तो A से C1 तक कैसे जा सकते हो? पहले तो C तक जाओगे। अब ये वेक्टर कैसे लिखोगे? AC वेक्टर ये होगा आपका A प्लस बी, फिर ऊपर C तक भी जाना है, तो ये क्या है आपका? ये भी C वेक्टर है, क्योंकि जो एजेस वाले हैं तो सारे ही C है, तो प्लस C प्लस यस। है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। जितने भी ये बॉडी डायगोनल वाले वेक्टर्स हैं वो ऐसे ही लिखे जाएंगे, A प्लस बी प्लस C करके। ठीक है, अब जैसे मान लो कि BD1 लिखना है, BD1 लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले बेटा आप यहां से यहां तक जाओगे। चलो इसको मैंने रब किया। ठीक है, पहले हमें क्या चाहिए? BD1 यहां तक जाना है, तो पहले हम B से D तक जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, है ना? तो ये भी A है आपका, तो B प्लस A और फिर उसके बाद C, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, B प्लस A फिर C। समझ में आ गया? यस सर। तो जितने भी बॉडी डायगोनल वाले वेक्टर्स हैं वो सब क्या होंगे? A प्लस बी प्लस C। मतलब जो वेक्टर्स आपको दे दिए जाएं 3, उनका एडिशन है और कुछ नहीं है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। ओके, नाउ जो 4 मेन डायगोनल्स हैं वो
और इन सब का मिड पॉइंट जो होगा, लेट्स से मिड पॉइंट ऑफ ए सी वन वेक्टर, दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी जितनी भी बॉडी डायगोनल्स हैं आपकी, उन सभी का मिड पॉइंट ये ही होगा। हाँ जी, क्योंकि सारी बॉडी डायगोनल्स का पोजीशन वेक्टर तो सेम ही है, तो उनके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी सेम ही होगा, है ना। सो दैट इज हमारे पास जो 4 है ना मेन डायगोनल्स, 4 मेन डायगोनल्स आर कंकरेंट, वो कंकरेंट होंगी, आर कंकरेंट एंड आर बाइसेक्टेड एट bisected at, ठीक है, लेट्स से दिस a प्लस b प्लस c बाय 2, ठीक है बच्चे। ये चीजें मतलब एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब डायरेक्टली पूछी जा सकती है। यस सर। ठीक है, कि 4 मेन डायगोनल्स है वो कहाँ पे बाइसेक्ट करेगी, और आपको डायरेक्टली इसको याद रखो, ठीक है। मतलब कैसे लिखोगे इसको, ये चीज हो गई के ये पॉइंट हो गया। मतलब आप ऐसे देखो, अब ए की तरफ से जो वेक्टर निकल रहे हैं के तक जाना है, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट आपका कोई के हो गया, बी D1 के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे के, इधर अब के तक जाना है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ए से जितने भी वेक्टर निकल रहे हैं, ए से जितने भी वेक्टर निकल रहे हैं, ये हम बेसिकली ए के लिख रहे हैं ना, तो उन सबको ऐड किया हुआ है, ऐड करके 2 से डिवाइड किया है, सही है। तो अब मान लो कि मैंने अगर कुछ ऐसे लिखा, अब मान लो ऐसे लिखा कुछ कि, फिर से एक बार बना देते हैं, ठीक है। A B C D A1 B1 C1, ठीक है। A से C1 को ज्वाइन कर रहे हैं, A से C1 को ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर A C1 के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं K, सही है। A C1 बॉडी डायगोनल के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया हमने K। अब मान लो कि अब मुझे डी के वेक्टर लिखना है, डी के वेक्टर, ये कैसे लिखा जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो हमने क्या करा, इधर ए से जितने भी वेक्टर निकल रहे थे, अगर हम ए से लेके के तक जा रहे थे, ए से के की तरफ, तो ए से जितने भी वेक्टर निकल रहे थे सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये लिखने का तरीका हुआ। तो अब अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाई मुझे डी के बताओ, तो डी से निकलने वाले जितने भी वेक्टर है, ठीक है, वो, तो जैसे कि ये तो हमारे पास ए था, ये ए था, तो ये भी आपका ए होगा, है ना। ये आपका सी था, तो ये भी आपका सी होगा। ये इस डायरेक्शन में बी है, तो अपोज ये ऐसे होगा, एक तो ए निकल रहा है, बी निकल रहा है, इस पर इस डायरेक्शन में निकल रहा है। ए की तरफ से तो इधर थी डायरेक्शन ऐसे, अब बी की तरफ से ऐसे है, यानी कि माइनस बी हो जाएगा, और प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये चीज समझ में आई है? यस सर। ठीक है, तो जिस भी वर्टेक्स की तरफ से अगर पूछा जाए, तो उस वर्टेक्स से जितने भी वेक्टर्स आपके निकल रहे हैं, 3 वेक्टर्स जो इतने भी निकल रहे हैं, डायरेक्शन देख लेना बस, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है।